अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप मज़े में होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं हम थोड़ा सा उनको रिफ़्रेश कर लें। एक तो हमने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसके अलावा केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री थी वो डिस्कस की थी, एटम के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि आयंस कैसे बनते हैं, फिर मॉलिक्यूलर आयंस और आइसोटोप्स। आज जो हमारी टॉपिक है ना वो हम पढ़ेंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अच्छा, आइसोटोप के बारे में एक बात हो गई थी कि कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनके मैस में ना डिफरेंस होता है, कुछ ज़रा हल्के होते हैं, कुछ भारी होते हैं, कुछ ऊंचे भारी होते हैं। यानी मुख्तलिफ किस्म के एटम जिनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है, वो एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। ऐसे है ना, दी एटम विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। अच्छा, एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब जो ऑक्सीजन एयर के अंदर है ना उसमें ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अगर हमने ये देखा हो कि एयर के अंदर ज़्यादा मिकदार किस आइसोटोप की है, ऑक्सीजन के 3 है ना, एक 16 है, एक 17 है, एक 18 है। अगर हमें ये देखना हो कि एयर के अंदर ज़्यादा मिकदार 16 वाले की है या 17 वाले की, 18 वाले की, इसको कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। मतलब एक एलिमेंट के अगर 3 आइसोटोप्स हैं, अगर हमने कंपैरिजन करना हो कि इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, तो ये जो एक आइसोटोप की दूसरे के लिहाज से जो मिकदार नहीं होती उसको कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। एंड वी विल डिफाइन इट एज परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप रिलेटिव टू अदर इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस। सपोज ये 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, इस आइसोटोप की मिकदार इस वाले के लिहाज से कितनी ज़्यादा है, ये इसके लिहाज से रिलेटिव अबंडेंस होगी, ठीक है। यानी एक आइसोटोप की दूसरे के लिहाज से जो मिकदार होती है उसको कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। अच्छा, रिलेटिव अबंडेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हैं। टोटल 280 आइसोटोप्स हैं यूनिवर्स के अंदर, टोटल 280 आइसोटोप्स हैं। इनमें से 40 जो है ना वो रेडियो एक्टिव है, मतलब उनमें से रेडिएशन लिमिट होती है। वो एलिमेंट जिसका एक आइसोटोप होता है उसको कहते हैं मोनो आइसोटोपिक। द आइसोटोप विच हैज ओनली 1 आइसोटोप इज कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक। और एक और चीज़, वो एलिमेंट्स जिनके ऑड एटॉमिक नंबर होते हैं, मीन 7, 11, 13, ऑड एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनके नॉट मोर देन 2, उनके आइसोटोप्स 2 से ज़्यादा नहीं होते, मैक्सिमम 2 होंगे। जबकि वो एलिमेंट्स जिनके इवन एटॉमिक नंबर होते हैं उनके लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं। और ख़ास तौर पर इवन एटॉमिक नंबर ऐसा अगर हो जो मल्टीपल ऑफ 4 हो। अब मल्टीपल ऑफ 4 से आपको पता क्या है, देखें जैसे ये 16 जो है ये मल्टीपल ऑफ 4 है। अच्छा, इसी तरह जो 24 है ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। इवन एटॉमिक नंबर में से जो मल्टीपल ऑफ 4 वाले होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। मतलब ऑड जो वाले हैं, ऑड वाले एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है उनका आइसोटोप 2 से ज़्यादा नहीं होता है। जिनका एटॉमिक नंबर इवन में है उनके ज़्यादा होते हैं। और इवन में भी जो मल्टीपल ऑफ 4 वाले हैं उनके सबसे ज़्यादा हैं। अब मसलन देखें, मैग्नीशियम इवन एटॉमिक नंबर है इसका, ऐसे है ना, 12 इवन एटॉमिक नंबर है।
और ये मल्टीपल ऑफ 4 भी है तो इसके ज़्यादा होंगे। कैल्शियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन ये सारे इवन वाले हैं मसवाए आयरन के। अच्छा एक चीज़ याद रखें, एमसीक्यूज़ अक्सर आता है, ये जो है ना मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, ये 5 एलिमेंट हमारी ज़मीन का 50% बनाते हैं। हमारी ज़मीन की जो ऊपर वाली लेयर है ना अर्थ क्रस्ट, उसका 50% ये 5 एलिमेंट बनाते हैं। अच्छा इनको याद पता कैसे रखना है, एक तरीका है इनको याद रखने का, मज, काओ, सी, ठीक है, देखो मज, काओ, सी। अब आयरन को आप पढ़ लेंगे रे, हालांकि ये एफ ही है ना, आयरन मतलब रे, इसके लिए आप रे यूज करेंगे, मज, काओ, सी, रे, ठीक है। अच्छा जितना कोई एटम छोटा होता है ना उसके आइसोटोप उतने कम होते हैं, जितना कोई एटम बड़ा होगा उसके आइसोटोप्स भी बड़े होंगे। लिथियम छोटा एटम है, इसके 2 आइसोटोप है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन इसके 3 है, निकल ज़रा बड़ा है तो इसके 5 है, कैडमियम, पैलेडियम और बड़ा है तो इसके 6 हैं, और जो टिन है इसके 11 आइसोटोप्स। अच्छा जी, रिलेटिव अबंडेंस का तो हमें पता चल चुका है कि एक आइसोटोप की दूसरे के लिहाज से जो मिकदार होती है ना उसको रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। अच्छा जरा फिर देख लेते हैं, सपोज ये कार्बन का ना एक सैंपल है हमारे पास, दैट इज कार्बन। कार्बन की कितने आइसोटोप्स हैं? 3। एक है C12, एक है C13, एक है C14। ये 3 आइसोटोप्स हैं कार्बन के। हमसे किसी ने क्वेश्चन किया है कि बताएंगे ये जो कार्बन का एक पीस आपने लिया है इसमें कौन सा आइसोटोप ज़्यादा है और कौन सा कम है। C12 ज़्यादा है, C13 ज़्यादा है, C14, मतलब इनकी एक दूसरे के लिहाज से कितनी अमाउंट पाई जाती है इसके अंदर, रिलेटिव अबंडेंस, वो बताना है। कैसे पता चलेगा? इसके लिए ना एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ये फोटोकॉपी मशीन नहीं होती उसके अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं और वो कॉपी करके बाहर निकाल देता है, बिल्कुल इसी तरह की एक मशीन है मैजिक है फोटोकॉपी की तरह की। उसके अंदर ना हमने अपना ये सैंपल रखना है, ये जब आप सैंपल रखेंगे ना तो वो इंस्ट्रूमेंट सारा काम करेगा और एंड पे हमें रिजल्ट दे देगा जी कि C12 वाला ज्यादा है या 13 वाला ज्यादा है या 14 वाला। अब ये इंस्ट्रूमेंट बना कौन सा है? इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अच्छा इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहले तो मैं ये बता दूंगा आपको, जिस कंपाउंड के अंदर आपने आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करनी है ना, सबसे पहले ना ये इंस्ट्रूमेंट उसको वेपर में तब्दील कर दे। ये इंस्ट्रूमेंट होगा ना, सपोज ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर ना इस कंपाउंड के वेपर्स बन जाएंगे जस्ट लाइक दिस। जब वेपर्स बन जाएंगे ना फिर ये इंस्ट्रूमेंट इन वेपर्स को, इन एटम्स को आयोनाइज कर देगा। यानी इससे अगला स्टेप जो है ना वो होगा कि इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ये आयंस में तब्दील हो जाएंगे। फिर क्या करेगा? फिर ये इनको सेपरेट कर देगा इस तरह, और जो इसमें सेपरेट करना है ना ये किस बेस पे करना है? मैस टू चार्ज रेशियो, इस बेस पे। अब ये मैस टू चार्ज रेशियो देखो क्या, ये C12 वाला जब ये आयोनाइज होगा इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, जब 13 वाला होगा इस पे चार्ज आ जाएगा, 14 वाला होगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसकी मैस टू चार्ज रेशियो C12 वाले का मैस 12 है
चार्ज 1 है, ये इसकी मास टू चार्ज रेशियो होगी। जो 13 वाला होगा उसका मास 13 है, चार्ज 1 है, ये इसकी मास टू चार्ज रेशियो होगी। 14 वाले का मास ये है, चार्ज 1 है, ये इसकी मास टू चार्ज रेशियो होगी। तो अब देखो हर एक की मास टू चार्ज रेशियो डिफरेंट है, इसकी क्या है 12, इसकी 13 है, इसकी 14 है। तो ये इंस्ट्रूमेंट ना इन आइसोटोप्स को इनकी मास टू चार्ज रेशियो डिफरेंट होने की वजह से सेपरेट कर देगा। अब डेफिनेशन इसकी क्या होगी फिर, मास स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन, इंस्ट्रूमेंट है ना ये, द इंस्ट्रूमेंट बाय विच सेपरेशन masses and relative abundance of isotopes is determined। ये आइसोटोप्स को सेपरेट भी करेगा, उनके मैसेज भी बताएगा और उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी बताएगा। 3 काम इसमें बताएगा। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये जो प्रोसेस, ये टेक्निक इस्तेमाल होती है, इसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। मीन इंस्ट्रूमेंट का ये जो सारा प्रोसेस है वो है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। और जो इस तरह का हमें ग्राफ स्क्रीन पे नजर आएगा, इस तरह उसको कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ शो मैसेज एंड रिलेटिव अबंडेंस। ये देखो सपोज एक एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं 20, 21, 22। अब स्क्रीन पे ना ये इंस्ट्रूमेंट हमें बताएगा कि 20 वाला जो है ना, इसकी रिलेटिव अबंडेंस इतनी है। ये एक्स एक्सिस पे है मैसेज, एक्स एक्सिस पे मास शो होगा और वाई एक्सिस पे क्या शो होगा, आर ए रिलेटिव अबंडेंस। इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, इतनी। इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, इतनी। ठीक है ना। तो इस तरह हमें रिलेटिव अबंडेंस का भी पता चल जाएगा। तो ऐसे समझी आपको अगर मैं बताऊं ना, एक इंस्ट्रूमेंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हमने किसी भी सैंपल के अंदर जो आइसोटोप्स होंगे ना, उनको सेपरेट भी करना है, उनके मास भी मालूम करने हैं और उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी मालूम करने हैं। ये तीनों काम कौन करेगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये मास स्पेक्ट्रोमीटर का काम होता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट का हमने जिक्र किया था, मास स्पेक्ट्रोमीटर, अब वो काम कैसे करेगा और उसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे। देखिए ना, वैसे तो मैंने कहा था ना कि मास स्पेक्ट्रोमीटर इज जस्ट लाइक ए फोटोस्टेट मशीन, लेकिन अंदर से वो मशीन कैसी होगी और उसके कौन से पार्ट होंगे, ये ना देखें। उस मशीन के अंदर ना इस तरह की एक ट्यूब आपको नजर आएगी। इस ट्यूब के ना 5 पार्ट हैं। सबसे जो पहला पार्ट है ना, वो है वेपोराइजेशन चैम्बर। मतलब ये कंपाउंड था जिसके अंदर आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस हमने देखी कि कौन ज्यादा है कौन कम है और उनके मैसेज भी फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कंपाउंड को यहाँ से इसके अंदर ना इंसर्ट कर देंगे, ये सी कंपाउंड। तो सबसे पहले वेपोराइजेशन चैम्बर है ये वाला, ये है वेपोराइजेशन चैम्बर। यहाँ पे ये वेपोराइज हो जाएगा, कैसे, हीट के जरिए, दैट इज वेपोराइजेशन चैम्बर। ये वेपर्स बन गए इसके लिए। उसके बाद क्या होगा, दूसरा है आयोनाइजेशन चैम्बर। इससे अगला वाला ये वाला पार्ट, ये है आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है, जो एटम होते हैं ना वो आयंस में चेंज हो जाते हैं। ये देखो इन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, होगा कैसे ये, यहाँ पे ना ये एक फिलामेंट होता है जिसको बैटरी से कनेक्ट किया होता है।
इससे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जब इन वेपर्स पे आकर कोलाइड करते हैं ना, तो कोलाइड करने के दौरान क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जिसकी वजह से इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ये फर्ज करें ये एटम था ना, ये इलेक्ट्रॉन था, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इसके साथ आकर टकराया, तो ये इसको यहां से निकाल देगा। जैसे स्नोकर में आप बॉल स्ट्राइक करते हैं तो बॉल मूव कर जाती है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, आयोनाइजेशन चैम्बर में ये आयंस बन गए। इन आयंस को ना हमने यहां लेकर आना है इस हिस्से में। अगर ये आयंस जो कि एटम से बने हैं, अगर ये आयंस यहां पे आकर फॉल करेंगे ना यहां पे, तो ये इंस्ट्रूमेंट हमें इस तरह के ग्राफ दिखाएगा जिसके ऊपर हर एटम का मास भी आएगा और हर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस भी आएगी। तो इन आयंस का इस हिस्से के ऊपर फॉल करना जरूरी है। अब वो कैसे होगा? ये पॉजिटिव आयन है, इन पॉजिटिव आयन को कौन सी चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है? नेगेटिव प्लेट। ऐसे ही है ना, तो हम पता क्या करते हैं, हम इस हिस्से पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो जो अगला पोर्शन है ना वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे हमने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है, और कितनी करनी है? 500 to 2000 वोल्ट। उसका ना ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये नेगेटिव प्लेट होगी। ये पॉजिटिव वाली ना इसको इधर से रिपेल करेगी और नेगेटिव वाली क्या करेगी? इसको अट्रैक्ट करेगी, इन आयंस को अट्रैक्ट करेगी। जब ये अट्रैक्ट होंगे ना तो ये तेज स्पीड के साथ ना इधर आएंगे, इधर मूव करके आएंगे। जब ये इधर आएंगे तो यहां पे हमने अप्लाई की हुई है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगला पोर्शन कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड। एक बात याद रखनी है आपने, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये हमेशा ये फर्क तो एक पार्टिकल है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड इस पे एक्ट करेगी ना, मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी, तो ये सीधा नहीं जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो सीधी मूव करती है, इसमें ऐसे नहीं होगा। जब आप फोर्स लगाएंगे ना तो ये कर्व पाथ में जाएगी, ऐसे सर्कुलर पाथ में। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो इन आयंस को ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा दी। और देखो मैं कहा था इन आयंस का यहाँ पर फॉल करना जरूरी है, तो ये आयंस यहाँ पे फॉल करेंगे। जैसे इस पर फॉल करेंगे एक करंट पैदा होगा, और वो करंट जो है ना फिर स्क्रीन के ऊपर ग्राफ शो करेगा। जैसे बुक में एग्जांपल दी हुई है नियोन, ये नोबल गैस है। अगर फर्ज करो हमने यहाँ से नियोन का सैंपल इसके अंदर इंजेक्ट किया था, तो ये जो नियोन हो गए इसके 3 आइसोटोप्स हैं, तो ये स्क्रीन नियोन्स के तीनों आइसोटोप्स के मास भी बताएगी और रिलेटिव अबंडेंस भी बताएगी। कैसे? ये देखो इस तरह का ग्राफ जो होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे होंगे मास 20, 21, 22, और यहाँ पे होगी रिलेटिव अबंडेंस। सपोज ये 100 है, ये 50 है, ये 10 है। जब यहाँ पे 20 वाला आकर फॉल करेगा ना तो स्क्रीन पे ये 20 जो है ना ये लाइट अप हो जाएगा और एक लाइन बन जाएगी इस तरह, और ये लाइन इतनी ऊंचाई इसकी होगी जितनी इसकी रिलेटिव अबंडेंस है। मसलन ये इतनी ऊंची लाइन बनी है, तो हम इसको यहाँ से अगर देखें तो इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? तकरीबन 80 तक है, 80 तक। जब 21 वाला इसके ऊपर फॉल करेगा तो जो लाइन बनेगी वो इतनी होगी, उसकी रिलेटिव अबंडेंस हम यहाँ से देख लेंगे, और 22 वाले की इतनी लाइन बनेगी, उसकी रिलेटिव अबंडेंस हम यहाँ से देख लेंगे। मुश्किल लग रहा है वैसे।
मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा फिर सुनो। एक मशीन है, उसके अंदर एक ट्यूब है, उस ट्यूब के 5 हिस्से हैं। पहला कौन सा है? सबसे पहले वेपर्स बनेगी, वेपराइजेशन चैम्बर। जब वेपर्स बन जाएंगे तो आयंस बनेंगे, आयनाइजेशन चैम्बर। जब आयंस बन जाएंगे तो आयंस में मूव करना है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उनको हमने ऐसे बेंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। फिर जब वो आकर यहाँ से टकराएंगे आयन कलेक्टर के ऊपर, तो वो उनका एक सर्कुलर पाथ ऐसे बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर छोटी सी बात बता रहा हूँ, जो इनका ये सर्कुलर पाथ होता है, आपने कहना है कि जब ये आयंस आते हैं तो ये कैसे मुख्तलिफ जगह पे गिरते हैं। मतलब एक यहाँ पे अगर फॉल करता है तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे फॉल करता है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है इस इक्वेशन पे। इस इक्वेशन को देखें, मास टू चार्ज रेशियो ये हमेशा कांस्टेंट होती है ना। फर्ज करो इसकी वैल्यू है 10, ये हमेशा 10 ही रहनी है। हर आइसोटोप की मास टू चार्ज रेशियो हमेशा कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे देखें जरा, फर्ज करें आपने यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड, हमारी मैग्नेटिक फील्ड फर्ज करो ये H फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड फर्ज करो हमारी कांस्टेंट है C, कांस्टेंट। हम क्या करते हैं, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, इसकी वैल्यू आपने बढ़ा दी, नीचे वाली रकम अगर बड़ी हो तो जवाब छोटा आता है। लेकिन मास टू चार्ज रेशियो तो हमेशा आइसोटोप की कांस्टेंट ही रहती है, 10 रहेगी। अगर नीचे वाली रकम बड़ी होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो हमने कांस्टेंट किया हुआ है, तो क्या चीज बढ़ेगी, ये R बढ़ जाएगा। R मतलब क्या है, ये जो जब आयंस सर्कल में मूव करता है तो उसका रेडियस। अगर हमें किसी का रेडियस कम या ज्यादा करना होगा तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखकर ना इलेक्ट्रिक फील्ड कम या ज्यादा करना है, ये R की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अच्छा, फर्ज करो आप चाहते हैं कि नहीं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कांस्टेंट रख ली, ये कांस्टेंट रख। अब पता क्या होगा, हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की फर्ज करो वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं, ये तो कांस्टेंट है ना, तो जवाब बड़ा ही हो जाएगा, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह H और E की वैल्यू को कम ज्यादा करके ना हम इसका रेडियस चेंज कर सकते होते हैं। ठीक है, आपने अभी काम करना है, आपकी ये होम असाइनमेंट है और ये आप जरूर किया करें। आपने ये डायग्राम बनाना है, इसको लेबल करना है, ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स के जस्ट नाम लिखने हैं, और जब आप उसको लेबल कर रहे होंगे ना आपको पता हो कि इस पार्ट का क्या काम है, इस पार्ट का क्या काम है। ठीक है जी, ओके।